डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। हम इस विषय के अंतर्गत भारतीय शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियों का अध्ययन कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882 के बारे में जाना था। इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुझाव और सिफारिशें की गई थी। हंटर आयोग की सिफारिशों के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति देखी गई है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति देखी गई। अगले 20 वर्षों तक भारतीय शिक्षा में काफी प्रगति देखी गई है। 1882 में ही इस आयोग के बाद पंजाब में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व में मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत वायसराय बनकर आते हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समितियों का अध्ययन करते हैं। लॉर्ड कर्जन हैं जो मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति में देसी भाषाओं को, देसी सभ्यता को नजरअंदाज किया गया है, यानी कि मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो देसी भाषाओं के विरुद्ध बनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करने के लिए और उसमें सुझाव और सुधारात्मक उपाय बनाने के लिए एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिमला में किया जाता है सन 1901 में। इसका उद्देश्य होता है इस सम्मेलन करने का लॉर्ड कर्जन का कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समीक्षा करना, यानी कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में भारतीय शिक्षा का कितना विकास है इसकी समीक्षा की जाए। इसके लिए ये शिमला में शिक्षा का सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें वो विभिन्न शिक्षा प्रबंधकों और मिशनरियों को आमंत्रित करते हैं और उनसे शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देने की बात करते हैं। इस शिक्षा सम्मेलन होता है, इसके अध्यक्ष स्वयं लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में ये शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये शिक्षा सम्मेलन 15 दिन तक चलता है। 15 दिन तक शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव द्वारा दिए जाते हैं। फिर जिसके बाद इसमें शिक्षा से संबंधित लगभग 150 प्रस्ताव पारित होते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा से संबंधित लगभग 150 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन इसकी कार्रवाई को गोपनीय रखा जाता है, यानी कि इसको छुपाया या फिर पारित नहीं या फिर प्रस्तावित नहीं, वो प्रकाशित नहीं कराया जाता है। शिमला में आयोजित शिक्षा सम्मेलन के आधार पर 1902 में लॉर्ड कर्जन एक रैले कमीशन बनाते हैं। इसको विश्वविद्यालय आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष है वो सर टॉमस रैले को बनाया जाता है। शिमला शिक्षा सम्मेलन के बाद सन 1902 में रैले कमीशन का गठन किया जाता है। जिसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसके अध्यक्ष सर टॉमस रैले को बनाया जाता है। टॉमस रैले इसके अध्यक्ष है, इस कारण इसको रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस रैले कमीशन में 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। हंटर कमीशन में हमने जाना था कि 20 भारतीय सदस्यों को रखा गया, वो 20 सदस्य शामिल होते हैं जिसमें से 8 भारतीय सदस्य होते हैं। तो रैले कमीशन में 2 भारतीय सदस्यों को रखा जाता है, जिनके नाम प्रमुख हैं सैयद हुसैन बिलग्राम और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ये विश्वविद्यालय के संबंध में नीतियां बनाने के संबंध में इस आयोग का गठन किया जाता है। ये रैले कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग 1902 शिक्षा के क्षेत्र में अपने विभिन्न सुझावों को 1904 में लॉर्ड कर्जन को सबमिट करते हैं, जिसके द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में इसी विश्वविद्यालय आयोग को विश्वविद्यालय अधिनियम बना दिया जाता है, जिसको विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन शिक्षा के क्षेत्र में यानी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में लिखते हैं,
अपने प्रस्तावों में कार्य प्रस्ताव में लिखते हैं कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो संख्यात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण है, यानी कि इसमें से दोष है जो सबको पता है, सर्वविदित है। तो ये क्या दोष बताते हैं भारतीय शिक्षा की प्रणाली के, कि कहते हैं कि 5 में से 4 गांव में कोई विद्यालय नहीं है, और कहते हैं कि 4 में से 3 बालक शिक्षा ग्रहण ही नहीं करते, यानी कि 4 में से सिर्फ 1 बालक शिक्षा ग्रहण कर पाता है, बाकी 3 बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यानी किसी न किसी कारणवश से बालक शिक्षा से वंचित है। ये कहते हैं कि प्रत्येक 40 में से सिर्फ 1 बालिका ही शिक्षा ग्रहण कर पाती है, यानी कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति निम्नतर आंकी गई है। भारतीय भाषाओं की यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हो रही है। उच्च शिक्षा का क्षेत्र अति संकीर्ण है, इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। ये लाड़काधन कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि छात्रों में आत्मचिंतन का विकास नहीं हो रहा है, यानी आत्मचिंतन को बल नहीं दिया जा रहा है, स्वतंत्र प्रणाली पर आधारित शिक्षा दी जा रही है। तो इस तरह से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दोष देखते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए वो एक नई शिक्षा नीति का निर्माण करते हैं। आइए हम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति या लॉर्ड कर्जन का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्तर वाइज चलते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रावधान दिए लॉर्ड कर्जन ने, तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक तथा गुणात्मक बढ़ोतरी के लिए आवश्यक धनराशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इन्होंने देखा था कि भारत में प्रत्येक 5 गांव में से 4 गांव में प्राथमिक विद्यालय ही नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने प्रावधान रखा कि प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए और उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए इन्होंने धनराशि बढ़ा दी। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अगला अपना प्रावधान रखा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, यानी कि क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अगला प्रावधान ये रखा कि शिक्षा प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास कराया जाए। प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षण विधियां हैं उनमें विकास कराया जाए और किंडरगार्टन की शिक्षा प्रणाली का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाए। तो यही यहाँ पर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस शिक्षा नीति के तहत भारत स्वतंत्रता से पूर्व किस शिक्षा नीति के तहत किंडरगार्टन प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में किंडरगार्टन प्रणाली को प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देने की बात कही है। माध्यमिक स्तर पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रावधान किए कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है माध्यमिक स्तर पर वो गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के समक्ष आदर्श भूमिका में हों, यानी सरकारी विद्यालय उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्वक हो, उच्च स्तर के शिक्षक हो उसमें, जो कि गैर सरकारी विद्यालय यानी कि जो व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं उनके सामने एक मॉडल के रूप में उभर कर आए। माध्यमिक विद्यालय का स्तर उच्च किया जाए और माध्यमिक शिक्षा की आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाया जाए। एक तरह से देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन शिक्षा के क्षेत्र में धनराशि बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करने का इन्होंने योगदान दिया या विकास करने की इन्होंने बात कही। उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव देते हैं, तो कहते हैं कि उच्च स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जा रही है विश्वविद्यालयों के माध्यम से उनमें धनराशि बढ़ाई जाए, तभी उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। विश्वविद्यालय अधिनियम इन्होंने बनवा दिया था, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। उस अधिनियम के लागू होने के बाद जो विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार देखा गया था। विश्वविद्यालय इन्होंने सुझाव दिया, इन्होंने प्रावधान रखा कि सीनेट के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। हमने जाना था चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिस स्थापना की बात कही गई है, जिसका जो मॉडल है वो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर रखा जाए, जिसके तहत हमने जाना था कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1857 में।
और उन 3 विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे की गई थी। उसी के आधार पर कुलपति, उपकुलपति और सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई थी। 1882 के हंटर आयोग में पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद इन विश्वविद्यालय की स्थापना पहले हो गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन ने के समय में बना है। तो उसमें जो सीनेट के सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि की इन्होंने, और इन्होंने जो संख्या रखी, यानी कि सीनेट के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 रहेगी। ये इन्होंने सीनेट के सदस्यों की संख्या रखी। इन्होंने सीनेट के सदस्यों सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रखा, यानी 6 वर्ष तक ये माननीय सदस्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय आयोग में काम करेंगे। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाए, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए अनुसंधान भी खोले जाएं। इन्होंने जो उच्च शिक्षा के में जो विस्तार हेतु धनराशि बढ़ोतरी की बात की थी, इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए की धनराशि वार्षिक व्यय हेतु वार्षिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यय की जाए। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय हेतु कठोर नियम बनाए जाए, यानी विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय को जो मान्यता प्रदान की जाती है उसके तहत कठोर नियम बनाए जाए। कठोर नियमों के बनाने के बाद महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाए। लॉर्ड कर्जन के समय में ही शिक्षा के क्षेत्र में महाशिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई। नियुक्ति का प्रावधान लाया गया था, और उस समय सबसे पहले जो महाशिक्षा निदेशक बनाए गए थे उनका नाम था HWV ऑरेंज। ये पहले महाशिक्षा निदेशक नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में महाशिक्षा निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किस नीति के तहत आया? तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के तहत महाशिक्षा निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान आया था। और पहले महाशिक्षा निदेशक कौन थे? HWV ऑरेंज। लॉर्ड कर्जन ने कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान के विद्यालयों की स्थापना भी की। कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना भी की। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें जन शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया था प्रत्येक प्रांत में। लेकिन केंद्र में कोई भी शिक्षा विभाग की स्थापना नहीं थी, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की, और इसको संचालन हेतु अधिकारी नियुक्त किए गए। डायरेक्टर जनरल एजुकेशन ऑफिसर। लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे पहले पुरातत्व विभाग की भी स्थापना देखी गई है, और पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित कराया उन्होंने, जिसके माध्यम से भारत के स्मारकों को संरक्षण हेतु प्रावधान दिया गया और भारत के स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये तो थी लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या इतिहास है, क्या उनकी शिक्षा नीति थी, वो हमने जानी। तो हमने जाना कि लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रावधान रखे और उनको लागू कराया है। तो यहाँ हमने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गठित आयोग और समितियों का अध्ययन कर लिया है। हमने यहाँ अध्ययन 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में, उसके बाद मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में, लॉर्ड बेंटिक की शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन किया था, चार्ल्स वुड 1854 के घोषणा पत्र के बारे में अध्ययन किया, हंटर कमीशन 1882 के बारे में अध्ययन किया, और आज हमने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1899 के बारे में अध्ययन किया। यानी कि 1899 में चयनित होकर भारत आते हैं, और 1901 में शिमला में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। उसके बाद 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन करते हैं, जिसको 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना दिया जाता है, और जिसके तहत भारत में विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कठोर नियम और प्रावधान बनाए गए थे। आज हमारा ये यूनिट का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है, और इसके बाद अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम स्वतंत्रता की बात भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किन किन आयोगों का गठन किया गया है उनके बारे में जानेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।